हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज पे में ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि BHU BA LLB तथा LLB इंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पे मैंने पार्ट फर्स्ट पहले ही बना दिया है। यह जो है मेरा इकोनॉमिक्स पर पार्ट 2 वीडियो है, जिससे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सके उनको हम लोग पूरी तरह से कवर कर सके। तो फ्रेंड्स, बैकेट से मैनेज करते हुए चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है 51 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में जो है कवर कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोग 51 से जो है 100 क्वेश्चन तक को देखेंगे। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर 51 क्वेश्चन लिखा है वह है व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है जमा प्राप्त करना एवं उधार देना। ऑप्शन बी है साख का सृजन करना। ऑप्शन सी है बैंक ड्राफ्ट निर्गमित करना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात व्यापारिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है जमा प्राप्त करना है एवं उधार देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 52, साख नियंत्रण के लिए ऑप्शन ए है भेदात्मक दरें अपनाई जाती हैं। ऑप्शन बी है साख राशनिंग की जाती है। ऑप्शन सी है ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 मैंने लिखा है कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है आपका 20 और ऑप्शन डी है 25। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात 20, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। अर्थात 54 मैंने लिखा है बैंकों का बैंक है, ठीक है, बैंकों का बैंक है। ऑप्शन ए है IDBI बैंक, ठीक है ना। ऑप्शन बी है विश्व बैंक। ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है, तो आपका जो ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 55, विदेशी व्यापार क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है विदेशी व्यापार क्या है। ऑप्शन ए है एक से दूसरे देश को आयात निर्यात। ऑप्शन बी है तस्करी के सामान का क्रय विक्रय। ऑप्शन सी है दो देशों के बीच व्यापारिक समझौते। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात एक से दूसरे देश को आयात निर्यात होता है विदेशी व्यापार के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, बजट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है एक योजना। ऑप्शन बी है मौखिक रूप से व्यक्त की गई एक योजना। ऑप्शन सी है परिमाणात्मक रूप में व्यक्त की गई एक योजना। ऑप्शन डी है आगामी आय व्यय का अनुमान, ठीक है ना, आगामी आय व्यय का अनुमान। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही विकल्प है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपका पहले मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 26, लेकिन वहाँ पर 56 रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, ठीक है, अर्थात आगामी आय व्यय का अनुमान क्या है, बजट है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर जो 57 है वह है निकृष्ट मुद्रा उत्तर मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है, यह नियम संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 है निकृष्ट मुद्रा उत्तर मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है, यह नियम संबंधित है। ऑप्शन ए निकृष्ट मुद्रा के सिद्धांत।
ऑप्शन बी है उत्तम मुद्रा के सिद्धांत, ऑप्शन सी है मार्शल के मुद्रा सिद्धांत, ऑप्शन डी है ग्रेसम के सिद्धांत से। ठीक है ना। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात ग्रेसम के सिद्धांत से। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 58 मैंने लिखा है, इनमें से किसे विभेदी कीमत कहा जा सकता है? इनमें से या निम्न में से किसे विभेदी कीमत कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है कोयले की कीमत में 20% की कमी, ऑप्शन बी है इंडियन रेलवे में 3 टियर व्यवस्था का आरंभ, ऑप्शन सी है राशन में दी जाने वाली चीनी की सस्ती दर, ऑप्शन डी है खाना पकाने की गैस की कीमत में वृद्धि। तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है ना। अर्थात इंडियन रेलवे में 3 टियर व्यवस्था का आरंभ। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 59, समाशोधन गृहों का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, समाशोधन गृहों का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात इंग्लैंड में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60, भारत में समाशोधन गृह का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए आपसी लेन देन का निपटारा करना, ऑप्शन बी राज्य के लिए ऋण ग्रहण की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी विनिमय की समान दर निर्धारित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात आपसी लेन देन का निपटारा करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है 61 अर्थात 61, भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए आयात बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी निर्यात बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी आयात और निर्यात दोनों बढ़ाने चाहिए, ऑप्शन डी आयात और निर्यात दोनों घटाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, निर्यात बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 62 मैंने लिखा हुआ है, उदारीकरण है। ठीक है ना। उदारीकरण है, ऑप्शन ए है व्यापार सीमित देशों से करना, ऑप्शन बी विनिमय नियंत्रण में वृद्धि करना, ऑप्शन सी लाल फीताशाही में वृद्धि करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात विनिमय नियंत्रण में वृद्धि करना जो है उदारीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है मैंने, मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है से क्या आशय है? ऑप्शन ए चलन की मात्रा, ऑप्शन बी चलन की गति, ऑप्शन सी साख पत्र की मात्रा, ऑप्शन डी साख पत्र की चलन गति। तो इनमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात साख पत्र की मात्रा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 64 मैंने लिखा हुआ है, लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है वालरस द्वारा, ऑप्शन बी है जेबिसे द्वारा, ऑप्शन सी है नाइट द्वारा, ऑप्शन डी है शुम्पीटर द्वारा। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात शुम्पीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। ठीक है ना। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है पाउंड, ऑप्शन सी है एसडी डॉलर और ऑप्शन डी है एन। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात एन। ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी मुद्रा जो है एन है। ठीक है ना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 66 मैंने लिखा है निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार करती है किंतु संग्रहण एवं विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी है यात्री और माल कर, ऑप्शन सी है संपदा शुल्क, ऑप्शन डी है समाचार पत्रों पर कर। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात स्टाम्प शुल्क जो है, ठीक है ना, ये केंद्र सरकार आरोपण करती है किंतु संग्रहण एवं विनिमय का कार्य राज्य सरकार करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता, ऑप्शन बी गिरती हुई मृत्यु दर, ऑप्शन सी बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता और गिरती हुई मृत्यु दर, ऑप्शन डी जनसंख्या का उत्प्रवास। तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता और गिरती हुई मृत्यु दर जो है भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 68, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 68, भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह विश्लेषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है निर्देशित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये सही है। मैंने 69 लिखा हुआ है एवीसी तथा एटीसी वक्रों का स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अर्थात 69, एवीसी तथा एटीसी वक्रों का स्वरूप होता है। ऑप्शन ए है यल आकार का, ऑप्शन बी है यम आकार का, ऑप्शन सी है यू आकार का, ऑप्शन डी है यन आकार का। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात यू आकार का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 70 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 100वीं इकाई की कुल लागत, यदि 100वीं इकाई की कुल लागत 200 रुपये हो तो, ठीक है, तथा उससे एक कम इकाई अर्थात 99वीं इकाई की कुल लागत 1900 रुपये हो तो सीमांत लागत होगी। ऑप्शन ए 99 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये, ऑप्शन डी 700 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात 100 रुपये, ठीक है ना, अर्थात 100 रुपये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 71, औसत लागत वक्र का यू आकार का होना किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, औसत लागत वक्र का यू आकार का होना किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए है सीमांतर उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी है परिवर्तनशील अनुपात नियम, ऑप्शन सी है सम सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात परिवर्तनशील अनुपात नियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 72 मैंने लिखा है अल्पकाल से क्या आशय है। ऑप्शन ए स्थिर साधन में वृद्धि, ऑप्शन बी मांग के अनुसार उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि से, ऑप्शन सी है मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 73, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त करना, ऑप्शन बी संतुष्टि को अधिकतम करना,
ऑप्शन डी उत्पादक से घनिष्ठ संबंध करना, ऑप्शन डी विक्रय में वृद्धि करना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात संतुष्टि को अधिकतम करना। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 74 मैंने लिखा है ऋज रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना, ऋज रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन की प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, ऑप्शन बी अतिरिक्त उत्पादन को प्रदर्शित करने वाली रेखा, ऑप्शन सी साधनों के अनुकूलतम संयोग को प्रदर्शित करने वाली रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है। ठीक है ना, अर्थात उत्पादन की प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, ठीक है ना, उनको ऋज रेखाएं जो है कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 75 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 75। किसी वस्तु की उत्पादन लागत किन चरों पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की उत्पादन लागत किन चरों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों का मूल्य जो उन्हें चुकाया जाता है, ऑप्शन बी है उत्पादन फल, ऑप्शन सी है उत्पादन की अवधि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 76 मैंने लिखा है क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार क्षेत्रीय होता है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार क्षेत्रीय होता है जो ऑप्शन ए शीघ्र नष्ट होने वाली होती है, ऑप्शन बी शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती है, ऑप्शन सी टिकाऊ होती है, ऑप्शन डी अल्पकालीन होती है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 77 मैंने लिखा हुआ है प्रामाणिक मुद्रा बनी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम की, ऑप्शन बी है संपूर्ण एशिया में, ऑप्शन सी है संपूर्ण विश्व में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, ठीक है ना, कि प्रमाणिक मुद्रा बनी होती है, ठीक है ना, तो इसका जो आपका सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है। ठीक है ना, अर्थात संपूर्ण एशिया में जो है प्रमाणिक मुद्रा बनी होती है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 78 मैंने लिखा हुआ है कागजी मुद्रा का प्रचलन है। ठीक है, कागजी मुद्रा का प्रचलन है। ऑप्शन ए है केवल भारतवर्ष तक, ऑप्शन बी है संपूर्ण एशिया में, ऑप्शन सी है संपूर्ण विश्व में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात संपूर्ण विश्व में अभी कागजी मुद्रा का जो है प्रचलन है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 79 मुद्रा के लिए आवश्यक है कि वह ऑप्शन ए परिवर्तनशील हो, ऑप्शन बी सर्वमान्य स्वीकृति हो, ऑप्शन सी अपरिवर्तनशील हो, ऑप्शन डी सर्वमान्य अस्वीकृति हो। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात सर्वमान्य अस्वीकृति हो। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 आपका है वितरण में प्रबंधक को मिलने वाले अंश को क्या कहते हैं? वितरण में प्रबंधक को मिलने वाले अंश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लगान, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है परितोषक, ऑप्शन डी है लाभ। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात परितोषक जो है कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 81 वितरण किन किन में किया जाता है? वितरण किन किन में किया जाता है
क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन है भूमिपति, ऑप्शन बी है श्रमिक, ऑप्शन सी है साहसी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 82 मैंने लिखा हुआ है विनिमय बैंक है, ठीक है ना, विनिमय बैंक है। ऑप्शन ए है यह बैंक विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है। ऑप्शन बी है कृषकों को अल्पकाल व दीर्घकाल हेतु ऋण देता है। ऑप्शन सी है उपर्युक्त, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी है उद्योग धंधों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। ऑप्शन डी है सभी प्रकार के खातों में रुपया जमा स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात यह बैंक विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है। कौन सा बैंक? विनिमय बैंक, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 83 मैंने लिखा है मुद्रा पदार्थ में गुण होना चाहिए, ठीक है ना, मुद्रा पदार्थ में गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए है वहनीयता का, ऑप्शन बी है अवनीयता का, ठीक है ना, ऑप्शन सी है परिवर्तनशीलता का, ऑप्शन डी है अपरिवर्तनशीलता का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात वहनीयता का जो है गुण होता है मुद्रा पदार्थ में, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 84 मैंने लिखा हुआ है मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है क्योंकि, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन नंबर 84 है वह है मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है क्योंकि ऑप्शन ए मुद्रा के मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायित्व होता है। ऑप्शन बी मुद्रा में सर्वमान्य स्वीकृति का गुण होता है। ऑप्शन सी मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 85 मैंने लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी जल पूंजी नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, निम्न में से कौन सी चल पूंजी नहीं है, ठीक है ना, जल नहीं चल पूंजी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है यंत्र। तो इनमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात जो यंत्र है ये चल पूंजी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 86 श्रम से आशय है। ऑप्शन ए है केवल शरीर से किया गया श्रम, ऑप्शन बी है केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम, ऑप्शन सी है केवल मस्तिष्क के लिए किया गया श्रम, ऑप्शन डी है केवल मनोरंजन हेतु किया गया श्रम। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है आपका सही है, केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया संघर्ष, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 87 लिखा हुआ है किसी श्रमिक की कार्यकुशलता की जानकारी होती है। ऑप्शन ए उसके उत्पादन की मात्रा से, ऑप्शन बी उसके उत्पादन की किस्म से, ऑप्शन सी उसके उत्पादन की अवधि से, ऑप्शन डी उसके उत्पादन की मात्रा किस्म व अवधि से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात श्रमिक की कार्यकुशलता की जानकारी उसके उत्पादन की मात्रा किस्म व अवधि से जो है प्राप्त होती है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 88 मैंने लिखा हुआ है भूमि के स्वरूप में परिवर्तन ए नहीं किया जा सकता है, बी किया जा सकता है, सी ऐसा संभव नहीं है, डी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो
तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में कौन सी भूमि है। ठीक है ना। पहला है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है बनावटी झील, ऑप्शन सी है नदी का पानी, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश तथा नदी का पानी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात सूर्य का प्रकाश तथा नदी का पानी जो है ये भूमि है। ठीक है ना। निम्नांकित में कौन सी भूमि है, तो सूर्य का प्रकाश तथा जो नदी का पानी है ये भूमि है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 90 अर्थात 90। ठीक है ना। घरेलू नौकर को उत्पादक कहा जा सकता है क्योंकि वह ए सेवा द्वारा तुष्टि गुण का सृजन करता है, ऑप्शन बी ज्ञान द्वारा तुष्टि गुण बढ़ाता है, ऑप्शन सी है तुष्टि गुण घटाता है, ऑप्शन डी है तुष्टि गुण बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात सेवा द्वारा तुष्टि गुण का सृजन कराता है या करता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 91 मैंने लिखा हुआ है, उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हेतु तुष्टि गुणा या तुष्टि गुण ऑप्शन ए बढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी घटाया जाता है, ऑप्शन सी नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन डी सृजन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है। ठीक है ना। अर्थात सृजन किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 92 मैंने लिखा हुआ है, प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार उत्पादन में मौखिक, ठीक है ना, उत्पादन में मौखिक साधन दो ही हैं, वे हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है पूंजी व श्रम, ऑप्शन बी है भूमि व श्रम, ऑप्शन सी है भूमि व प्रबंध, ठीक है, ऑप्शन डी है भूमि व पूंजी। तो अगर सही विकल्प की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात पूंजी व श्रम। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 93 मैंने लिखा है, भारत में जीवन स्तर की निम्नता के मुख्य आर्थिक कारण हैं। ऑप्शन ए है अशिक्षा एवं अज्ञानता, ऑप्शन बी है अविवेक एवं धर्मांधता, ऑप्शन सी है प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग न होना, ऑप्शन डी है असभ्यता। तो इसमें से अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग न होगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 94, दो व्यक्तियों की आय व शिक्षा तथा अन्य परिस्थितियों के समान होने पर भी उनके रहन सहन के स्तर में भिन्नता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है व्यय करने का तरीका, ऑप्शन सी है अपव्यय करना, ऑप्शन डी है मितव्ययिता। तो इसमें से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर व्यय करने का तरीका ये सही है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 95 मैंने लिखा हुआ है, जीवन स्तर के उच्च करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति कम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आरामदायक वस्तुओं का उपभोग करे, ऑप्शन सी है सादा जीवन व्यतीत करे, ऑप्शन डी है अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। ठीक है, अर्थात अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 96, कुल उपयोगिता वक्र है। ऑप्शन ए है सदैव नीचे गिरता है, ऑप्शन बी सदैव ऊपर उठता है, ऑप्शन सी पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है।
तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, ठीक है ना, इन 3 विकल्पों में, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात कुल उपयोगिता वक्र पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 97 मैंने लिखा हुआ है, सीमांत उपयोगिता के स्वरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, सीमांत उपयोगिता के स्वरूप हैं। ऑप्शन ए है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी है शून्य सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन सी है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 98 राजस्व विभाग में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 98 है राजस्व विभाग में। ऑप्शन ए व्यक्तिगत आय व्यय का अध्ययन होता है, ऑप्शन बी समाज का अध्ययन होता है, ऑप्शन सी उत्पादन के साधनों का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, ठीक है ना, अर्थात सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 99 मैंने लिखा हुआ है, लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत का विवेचन किस अर्थशास्त्री ने किया। ऑप्शन ए है फॉक्सवेल, ऑप्शन बी है फिशर, ऑप्शन सी है जेबी क्लार्क, ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट। तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात जेबी क्लार्क, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि है वह है भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा आकलित की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा आकलित की जाती है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रतिगणना संगठन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह था आपका क्वेश्चन जो है 100। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखे, अर्थात आज भी आपने पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा, जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि BHU BA LLB तथा LLB एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथा आप कोई भी अन्य जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे नॉलेज भी ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।